चलो तो अपन अभी चालू करेंगे यहाँ पे दो और मॉड्यूल्स। एक है मार्केटिंग और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तुमको मार्केटिंग वर्ड से तुमको क्या समझ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मार्केटिंग मतलब क्या, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या होता है, बताओ। व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ अंशु बताओ। मार्केटिंग मतलब किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करना, मतलब उससे ज्यादा प्रमोशन करना। स्प्रेड हो। हाँ, हाँ। अवेयरनेस स्प्रेड हो। करेक्ट। हाँ, और किसी से कोलैब करना ताकि वो उनसे और। सेल्स लेके आए। करेक्ट। बाकी और बताइए। एक ही लोग फिर शांत हो गए। उठाओ हाथ उठाओ, बोलो। व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन? तो हो गया ना, उसी में तो हो गया हूँ मैं, सेक्टर मैनेजमेंट वाला। वहां पे भी था कुछ, ऐसा कुछ है वहाँ। मार्केटिंग का चैप्टर भी है उसी में अलग से। भैया क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन? आपके हिसाब से क्या होता है मार्केटिंग और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए। रक्षिता तुम बताओ, तुम बोलती मत कम। बस तुम्हारी आवाज सुनेंगे, बोलो। रक्षिता। आप भैया, बोलो। मार्केटिंग मतलब वही अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना जिससे अपने प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइजेशन मिले। ठीक है। और क्या हो सकता है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? हाँ तुम म्यूट पे हो अगर बोल रही हो तो। व्हाट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन? फिर से एक बार पूछो। मैं बोल रहा हूँ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? मतलब जो भी कंज्यूमर्स है उन तक प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना। हाँ, अवेल करवाना। ओके ठीक है। कोई कुछ और बोलना चाहिए, हाँ, बोल प्रियांशी। भैया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। ये क्या है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की मार्केटिंग। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और मार्केटिंग? मार्केटिंग मतलब वही एडवर्टीजमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। सिर्फ एडवर्टीजमेंट होता है क्या? एडवर्टीजमेंट के अलावा क्या होता है? तो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में फर्क क्या होगा फिर? सर एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का पार्ट होता है। हाँ तो और क्या होता है मार्केटिंग? हाँ बताइए भाई, बाकी लोग भी क्या होता है एडवर्टीजमेंट के अलावा, क्या होता है मार्केटिंग में? बोला दीदी। अपने प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बढ़ाना। हाँ, ब्रांड वैल्यू बढ़ाना। ठीक है। बोलो बोलो दीदी बोलो। हाथ उठाओ। ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग वगैरह। क्या 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 बोली? ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। हाँ, ब्रांडिंग लेबलिंग पैकेजिंग, उस पर मैं फोकस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मतलब कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा मेरे कस्टमर की नज़र में। उसकी अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी बनेगी, बेसिकली एक कमोडिटी से एक ब्रांड बन जाए ना। करेक्ट, ये भी मार्केटिंग का पार्ट है। और बताओ। हाँ बोलो निधि, तू भी बोल दे। ऐस, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई बायर और सेलर इन्वॉल्व हो और उनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा हो, बाइंग एंड सेलिंग का। तो ये, नहीं, हाँ तो ये तो पूरा ई कॉमर्स हो गया। अब इसमें मार्केटिंग और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मतलब अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, मतलब मार्केटिंग सॉरी एडवर्टाइजमेंट करके और डिफरेंट चीजों से उसे हम्म प्रमोट करना मार्केट में ताकि उनके सेल्स बढ़े और ताकि प्रॉफिट बढ़े। हम्म। ठीक है। ये सब हो गया मार्केटिंग। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेचना गुड्स। बोलो प्राची, तो भी बोल दे, क्या बोलना चाह रही है? तो ये ऐसी एक्टिविटीज जिसके थ्रू एफिशिएंट मतलब इफेक्टिव सेल्स हो, उसको बोलेंगे मार्केटिंग। जैसे लेबलिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। हाँ। और ऐस मतलब वो गुड्स मतलब जो भी हम बेच रहे हैं, और अगर वो एफिशिएंटली को भी किसी पहुंचेगा थ्रू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो वो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। करेक्ट। ठीक है, सबने एकदम करेक्ट बताया। अब एक बार मैं बताता हूँ। जैसे सब जिसने भी बताया, सब कुछ सबने सब बताया, थोड़ा सा अपन इसको और डिटेल में भी समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ जी। बोलो, कोई कोई तो बोल दो हाँ ना। हाँ।
मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों एक्टिव बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है एक दूसरे से, मार्केटिंग और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सेल्स करने के लिए मतलब कि मुझे गुड्स कस्टमर को बेचना है, ठीक है, तो कस्टमर मेरे पास आएगा कैसे? जैसे आप सब लोगों ने बोला कि हाँ भाई मुझे एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि हाँ कि इस नाम का कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो ये मार्केटिंग के अंदर आएगा। इसके अलावा क्या बोला आप लोगों ने? ब्रांडिंग बोला, उसकी पैकेजिंग के ऊपर फोकस, और लेबलिंग, ये सब आपने बताया, ठीक है। और क्या हो सकता है मार्केटिंग में? ये भी मेरा प्रोडक्ट फोकस हो गया कि हम प्रोडक्ट को और कितना अच्छा दिखा सकता हूँ। ये हो गया मेरा एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट, जैसे समझो बिल बोर्ड्स हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, ये सब चीजें मेरे एडवर्टीजमेंट में आ गया। अब और क्या? जैसे अपन ने सोशल कॉमर्स पकड़ा था, सोशल कॉमर्स के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मैं सोशल कॉमर्स को यूज करके बेसिक जो अपने तुमने देखा होगा सोशल कॉमर्स अपने क्या पता था कि मैं प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे सोशल कॉमर्स में दोनों मार्केटिंग भी हो रहा था, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था, मतलब कि मैं मार्केटिंग भी वहीं पे कर रहा था और वहीं से मेरी सेल्स भी जनरेट होती थी, ठीक है, और सेल्स के ट्रांजेक्शन भी मैं वहीं से कर रहा था, तो मार्केटिंग या सोशल कॉमर्स भी आ जाएगा। और क्या हो सकता है? अभी जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अलग अलग सेमिनार्स में जाऊंगा, कॉन्फ्रेंसेस में जाऊंगा, ठीक है, एग्जीबिशंस में जाऊंगा, वहां पे अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले लगाऊं। एक फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा सफिस्टिकेटेड हो गया, मतलब कि यहाँ पे मैं मासेस को नहीं जा रहा हूँ। जैसे अब समझो कि भी अलग अलग, जैसे सर्कल ग्राउंड में एग्जीबिशन लग जाती है, या फिर कोई अलग अलग जो अपने भवन है, जैन जैन कौशल भवन या कोई भी अलग अलग भवन में जो एग्जीबिशन लग जाती है, या फिर बड़े लेवल पे जाओगे तो ऐसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पे सारे ब्रांड्स के लोग जो भी आएंगे वो लोग क्या करेंगे, जो भी उनकी न्यू ऑफरिंग्स है, ठीक है, वहाँ पे डिस्प्ले में लगाएंगे, ठीक है। अलग अलग ब्रांड्स के लोग वहाँ पे रहेंगे, जितने भी लोग वहाँ पे विजिटर होंगे उनको वो लाइव करवा के दिखाएंगे, टेस्ट करवा के दिखाएंगे कि कैसा फील है, कैसा लुक है, क्या हम लोग अलग ऑफर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे पर्सनल मार्केटिंग को यूज करके बेसिकली वो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। सिमिलरली इसका जो अभी सेमिनार कॉन्फ्रेंस होगा, एग्जीबिशन होगा, उनका कवरेज होगा बेसिकली कि सोशल मीडिया में कवरेज रहेगा, फिर न्यूज चैनल वाले कवरेज करेंगे, वो लोग अपने रिव्यूज देंगे। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा अभी कोई भी न्यू कार लॉन्च होती है, तो लॉन्च कैसे होती है वो, उसका एक अलग से पूरा शो होता है, ठीक है, वहाँ पे पूरा अलग से एग्जीबिशन एक लगती है, ठीक है, वहाँ पे उसका ग्रैंड एंट्री होगी, मतलब कि कार की किसी ने अगर देखा होगा तो वहाँ पे फिर जितने भी अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स होंगे, जो रिव्यूअर्स होंगे, वो लोग उनको बुलाया जाता है वहाँ पे, वो लोग रिव्यू करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो लोग अपने हम जो प्रोडक्ट ऑफर करना चाह रहे हैं, जो हम लोग बेचना चाह रहे हैं, जो न्यू मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके फिर वो बेसिकली अपने रिव्यूज बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट ऐसा भी हो सकता है। जो जनरल मेरे एडवर्टीजमेंट के हो गए, जैसे बिल बोर्ड्स हो गए, ठीक है, टेम्पलेट्स हो गए जो नॉर्मल वाले, उनके अलावा ये जो है इधर स्पेसिफिक वाले हो गए। और क्या हो सकता है? अभी मैं कोई अलग, जैसे मेरे प्रोडक्ट से कोई रिलेटेड इवेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैं स्पॉन्सरशिप दे दूं। तुमने देखा होगा कि कोई भी जैसे अभी आईपीएल हो रहा है, तो वहाँ पे टाटा आईपीएल, तो वहाँ पे मैं अपने ब्रांड की बेसिकली एक तरह से एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ। फिर नीचे जैसे समझो बाईजूस का हो गया, सहारा हो गया, या फिर अलग अलग ब्रांड्स या अपने प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म को यूज करके स्पॉन्सरशिप दे रहे बेसिकली वो, और स्पॉन्सरशिप देके मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक कंपनी जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करती होगी। कोई ऐसा तो नहीं होगा कि भाई वो एक कंपनी है, कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रही है, तो सिर्फ हाँ कि हम लोग सिर्फ बिलबोर्ड लगा के प्रमोशन करेंगे, सिर्फ पॉम्पलेट लगा के प्रमोशन करेंगे, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया को यूज करके प्रमोशन करेंगे। वो एक कॉम्बिनेशन फॉलो करना चाहेंगे कि हाँ थोड़ा परसेंट न्यूज़पेपर में दे देते हैं, थोड़ा सा टीवी में दिखा देते हैं, ठीक है। तो वो लोग का बेसिकली डिवाइडेड रहेगा कि हाँ टोटल हम लोग का 100% है, तो कौन से चैनल को कितना परसेंट पे मतलब कि एडवर्टीजमेंट को डिवाइड करना है, ठीक है, मार्केटिंग कैसे कैसे चैनल्स पे करना है, कैसे कैसे खर्चा करना है, अलग अलग चैनल का फिक्स होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे जाके खर्चा करना है। एक जनरल एडवर्टीजमेंट का अलग होगा, ठीक है, स्पेसिफिक वाले जो स्पॉन्सरशिप वाले होंगे उनका अलग 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 होगा। फिर जो अलग अलग सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है उनका कुछ अलग एक बजट होगा। तो अभी यहाँ पे जो भी मैं मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ उसको मुझे ट्रैक भी करना पड़ेगा, ट्रैकिंग करना पड़ेगा और मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मार्केटिंग करने के लिए जो पूरी प्रोसेस होगी वो मैं मार्केटिंग मॉडल से करूंगा। उसके साथ में उसकी प्रोसेस में एक प्रोसेस क्या है, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग, कि हाँ पे जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, समझो कि मैंने यहाँ पे कहीं पे कोई चैनल में 100 रुपीज खर्च किए, तो इससे मेरा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। समझो मैं कोई दूसरे चैनल में 500 रुपीज खर्च कर रहा हूँ, तो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितने न्यू कस्टमर मेरे पास आए, कस्टमर वापस आए,
तो फिर बेसिकली जो वापस रिटर्निंग कस्टमर कितने आए, कि जैसे समझो एक बार हमने किसी को गुड्स बेच दिया, तो रिटर्न मतलब कि वापस से वो कस्टमर कितने बार आ रहा है मेरे पास, क्या उनका मतलब कि मेरा रेशियो है। जैसे समझो कि मैं अगर 100 लोगों को बेच रहा हूँ, तो उसमें मेरे स्टिकी कस्टमर कितने हैं, जैसे 100 में समझो 80 कस्टमर मेरे रिटर्निंग कस्टमर है, तो उसका मतलब क्या, कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इतना ज्यादा लोगों को आदत पड़ जाती है उसकी, कि वो लोग बार बार आके उसको खरीद के जाते हैं। और समझो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे 100 में समझो 60-70% हर बार न्यू रहते हैं, तो उसका मतलब कि भाई लेके तो जाते हैं गुड्स, लेकिन वापस फिर उसके बाद खरीदने नहीं आते। तो मुझे इसको भी अब एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ भाई जो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट मेरी सेल्स के ऊपर कैसा जा रहा है। सेल्स के डेटा को अपन यहाँ पे दिखेंगे। तो बेसिकली मार्केटिंग में क्या हो रहा है, ये सब चीजें अपन कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी जो एडवर्ट जो भी मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, उसको मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, कहाँ पे कितना खर्चा करूंगा, ठीक है, वो सब प्लानिंग इसके अंदर होगी। उसके साथ साथ में क्या होगा कि भाई फिर जो मैं सेल्स होती है, जो मार्केटिंग करके जो मेरे सेल्स में कन्वर्शन हो रहा है, ठीक है, उसको मैं एनालाइज करूंगा कि भाई मेरे कितने न्यू कस्टमर है, कौन से एरिया में एडवर्टीजमेंट करने से मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। अभी मैं अलग अलग एरियाज में एडवर्टीजमेंट करता हूँ, ठीक है, तो अभी उस एरिया से मेरी कितने सेल्स आ रही है, कितने कस्टमर वहां से आ रहे हैं, तो मैं कहाँ पे ज्यादा फोकस करूँ, किस एरिया पे ज्यादा फोकस करूँ। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक मैंने मतलब इंस्टाग्राम में एक मतलब इमेज चल रही थी, उसमें बता रहा था कि जूडियो के जितने भी स्टोर्स है उसका एनालिसिस चल रहा था, कि जूडियो के जो स्टोर्स है, तो जैसे तुम लोग का मुंबई मुंबई का एग्जांपल लो, तो मुंबई में जो साउथ बॉम्बे के एरिया है, वो बोले एकदम पॉश एरिया है, सब अमीर अमीर लोग वहां पे रहते हैं, तो वहां पे जूडियो का एक भी स्टोर नहीं। तो वहां पे उन लोगों ने स्टोर ओपन क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई वहां पे जो लोग रहते हैं, उनको मतलब उनके लिए मतलब कि जो जूडियो बेसिकली क्या है, एक चीप फैशन है, सस्ते में अच्छा, जो अपन मतलब रोड में बिकता था बेसिकली वो तो शोरूम में बिक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो पॉश एरिया है जहाँ पे लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है, वहां पे वो शोरूम खोल के जरूरत मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर ही नहीं आएंगे। तो उसके हिसाब से मार्केट एनालिसिस करके मैं कहाँ पे अपना बेसिकली फोकस डालूं, कहाँ पे मैं अपना मतलब कि मेरे टारगेट ऑडियंस क्या है, वो सब जो प्लानिंग हो गई, ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन हो गया, वो सब मार्केटिंग मॉडल को यूज करके मैं करता हूँ, ठीक है। फिर अभी जो मैं ब्रांडिंग करूंगा, तो ब्रांडिंग अभी कैसी होना चाहिए, जो टैगलाइंस मैं यूज करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कोई सोशल मीडिया पे जो अपन कैंपेन चलाते हैं, तो वो कैंपेन डेवलप करना, कैसे कैंपेन में करूंगा, कौन से इन्फ्लुएंसर्स को मुझे हायर करने की जरूरत है, ठीक है, उसमें फिर क्या थीम रहेगी, ठीक है, क्या स्टोरी लाइन रहेगी, क्या पूरा स्क्रिप्ट रहेगी, वो सब चीजें मैं अपने ब्रांड को कैसे एक स्टैब्लिश ब्रांड बना सकता हूँ, वो सब चीजें मार्केटिंग मॉडल के अंदर होगा। फिर पैकेजिंग, एकदम पैकेजिंग पे वो लोग का फोकस रहता है कि भाई लोगो कैसा होना चाहिए, कहाँ पे क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो वो सब पैकेजिंग। सिमिलरली लेबलिंग। तो ये सब चीजें सब मार्केटिंग मॉडल के फोकस में आती है। अब मार्केटिंग के बाद में क्या, मार्केटिंग के बाद में आता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, मेरी मार्केटिंग हो गई, अब मेरे पास कस्टमर आना शुरू हो गए, तो कस्टमर को फेलिसिटेट करने वाला, फेलिसिटेट बोलता हूँ, फैसिलिटेट करने वाला जो प्रोसेस है, वो सब मैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में करता हूँ। मतलब कि क्या, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड, प्रोडक्ट इंक्वायरी, मतलब कि मेरे पास कस्टमर आएगा, प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा, ठीक है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं वो दूंगा, बताऊंगा अवेलेबिलिटी के बारे में बताऊंगा मैं, कैसे बताऊंगा, क्योंकि अभी इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल को यूज करके इन्वेंट्री वाले अपना डेटा फीड कर रहे हैं, और उसका एक्सेस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले के पास भी है। तो उसको पता है कि भाई कौन से गुड्स मेरे पास वेयर वेयर हाउस में पता पड़े हुए हैं, तो उसको पता हुआ है, तो वो बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये गुड्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी, अभी अवेलेबिलिटी का मुझे ऑर्डर प्लेसमेंट, मतलब कस्टमर मेरे को ऑर्डर प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर प्लेस होने का क्या, अभी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चर हो गए गुड्स, फिर इसके बाद डिस्पैच, डिस्पैच हो गया गुड्स, उसके बाद पहुंचाने की, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लॉजिस्टिक्स, गुड्स पहुंचना पहुंचा नहीं पहुंचा, लॉजिस्टिक्स के बाद में और क्या हो सकता है, अब यहाँ पे उसको उससे अपन को पैसा वसूल भी करना है, इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग एंड पेमेंट रिकवरी। ये जितने भी चीजें मैं यहाँ पे लिखूँ, ऑर्डर प्लेसमेंट, अवेलेबिलिटी मतलब क्या, कि गुड्स मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं, पहले तो ऑर्डर प्लेस करने के पहले, अभी जब कस्टमर मेरे पास आएगा, तो मुझे पूछेगा ना कि भाई ये गुड्स आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, तो वो मैं चेक करके बताऊंगा कि हाँ मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अवेलेबल नहीं है तो मैं प्रोडक्शन प्लानिंग वाले से बात करूंगा कि भाई प्लान करके बन सकता है कि अपने पास, अगर समझो अवेलेबल है तो ऑर्डर प्लेसमेंट, और नहीं भी अवेलेबल है तो समझो कि डिलीवर में 1 महीने बाद कर रहा हूँ, 15 दिन बाद कर रहा हूँ, मैं बनवा के इसको दे रहा हूँ, तो ऑर्डर एक्सेप्ट तो मुझे करना पड़ेगा। तो उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, कस्टमर का डेटाबेस मेंटेन करना, कौन से कस्टमर को मैंने कौन सा गुड्स बेचा पहले, ठीक है, कितने प्राइस में बेचा, वो सब डेटा मेंटेन करना, उसके बेसिस में ऑर्डर प्लेसमेंट करना, ठीक है। अब इसमें एक और चीज क्या होती है, अभी मैं किसी को भी गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है, तो अभी समझो मैं किसी को क्रेडिट में गुड्स बेच रहा हूँ, तो क्रेडिट में गुड्स बेचने के पहले, जैसे तुम लोग भी अगर कोई फिजिकल शॉप में जाओगे, ठीक है, अगर तुम्हारे तुम
किसी के जान पहचान वाले होते हो तभी आसानी से उनको, जो शॉपकीपर होता है, हाँ ठीक है अभी नहीं दोगे बाद में दोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा बोल देता है। अगर समझो तुमको कोई कुछ क्रेडिट में चाहिए, ठीक है, तो अगर वो तुमको जानता है, तुम्हारी मतलब कि इमेज अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है कि हाँ भाई इसका क्रेडिट टर्म्स अच्छा रहता है, कि भाई कभी भी लेता है उधारी पे तो प्रॉम्प्टली मतलब उसको पेमेंट कर देता है, कभी ऐसा तकादा नहीं करता, बार बार चक्कर नहीं मारना पड़ता। तो यहाँ पे वैसे सेम कंपनी में भी, अभी यहाँ पे तो मल्टीपल कस्टमर्स आते हैं, तो पेमेंट मतलब उनको ऑर्डर देने के पहले, मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करने के पहले और क्रेडिट में लेने के पहले, मैं उनका क्रेडिट टर्म्स, उनकी क्रेडिट मतलब कि कितनी अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, कितना क्रेडिट ये उठा सकते हैं। जैसे समझो किसी कस्टमर की 100 रुपए की औकात है, मुझसे वो मांगने आ रहा है 1000 रुपए का उधारी पे, तो मैं क्या दूंगा उसको? क्या नहीं दूंगा। मैं 100 रुपए तक की उसको उधारी पे दे सकता हूँ कुछ। तो मुझे उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसकी क्रेडिट की कितनी लिमिट है, कितना ये क्रेडिट पे गुड्स को, माल को उठा सकता है, कितना ये सर्विस कर सकता है क्रेडिट को। मैं जिसकी औकात ही नहीं है, मतलब जो मतलब कि बेसिकली पे नहीं कर सकता गुड्स को, तो मैं अपना पैसा फंसाऊंगा क्या वहां पर? नहीं फंसाऊंगा। तो ये एनालिसिस करना कि भाई ये क्रेडिट का जो मेरा रिस्क है, कि मैं क्रेडिट में दूंगा और समझो मेरा पैसा फंस गया, तो मेरा तो भाई मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया, तो मुझे गुड्स मतलब कि क्रेडिट में देने के पहले ये भी देखना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये क्रेडिट जो का जो रिस्क मैं ले रहा हूँ इसको मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। एलिमिनेट मैं कैसे करूंगा? मैं उसका एनालिसिस करूंगा कि भाई इसका लास्ट लास्ट ईयर टर्नओवर कितना था, कैश पोजीशन कैसी है, ठीक है, इसका बिजनेस कैसे चल रहा है। तो वो सब चीज मार्केट में क्या उसकी इमेज है, पहले किसी के साथ ये मतलब ऐसा धोखेबाजी टाइप कुछ काम कर रखा है क्या, उसके बेसिस में मैं डिसाइड करूंगा कि भाई इसको मेरे को क्रेडिट पे देना है कि नहीं देना है, कितना देना है कितना नहीं देना है। ठीक है, वैसे हर कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट होती है। ठीक है, तो वो काम जनरली कौन करता है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले करते हैं। लेकिन जैसे अपने बुक में पेपर जब रीड करेंगे तो वहां पे मार्केटिंग में लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले करते हैं। तो एक ये क्रेडिट रिस्क को एलिमिनेट करने का काम भी अपन करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट हो गया। अभी गुड्स को डिस्पैच करना है, तो डिस्पैच कौन से ट्रांसपोर्ट वाले को यूज करके करना है, कैसे कैसे पहुंचाना है, कौन से मोड से पहुंचाना है, ठीक है, कितना उसका कॉस्ट होगा, उसमें जो भी बेसिकली क्या बोलेंगे, बार्गेनिंग जो मैं ट्रांसपोर्टर है उसके साथ में, वो सब डिस्पैच लॉजिस्टिक्स को पूरा इंतजाम करना, बाद में फिर इन्वॉइसिंग करना और पेमेंट, ये सब चीजें, ये पेमेंट रिकवरी, ये सब चीजें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में होता है। वहां पे दो वर्ड है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, वो हो गया सेल्स वाला पार्ट, डिस्पैच हो गया वो भी सेल्स वाला पार्ट, लेकिन उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट कस्टमर तक पहुंच कैसे रहा है, कैसे कैसे करके पहुंच रहा है, कितनी जल्दी पहुंच रहा है, कौन से चैनल्स को यूज करके पहुंच रहा है। जैसे भी अगर मैं एक कंपनी को, जैसे देखो नॉर्मल उसका चैनल है, जैसे जो ट्रेडिशनल चैनल है कि समझो पहले मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, फिर उसके बाद उसके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, और अलग अलग होलसेलर्स को बेचते हैं, फिर होलसेलर रिटेलर्स को बेचते हैं। तो ये मेरा चैनल है। अभी समझो कि मेरे पास ऑर्डर आया डायरेक्टली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से कि हाँ डायरेक्टली इस रिटेलर तक पहुंचा दो गुड्स, तो यहाँ पे भी किस चैनल से कैसे कैसे मुझे क्वांटिटी भिजवाना है वो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये लोग मेरे से ऑर्डर लेके आ रहे हैं मेरे लिए, ठीक है, ऑर्डर लेके आ रहे हैं मेरे, मतलब कि मार्केटिंग में भी इनका काम रहता है, भाई मेरी जो ब्रांड है उसको नीचे तक लोगों तक लेके जा रहे हैं। जैसे तुम लोग अगर फिजिकल शॉप पे देखोगे तो वहाँ पे सामने में उनके बोर्ड्स लगे रहते हैं अलग अलग ब्रांड के। जैसे फोन के टाइम पे तुम देख सकते हो तो हर दुकान के सामने ओप्पो वीवो के ब्रांड बोर्ड लगे रहते थे। तो वो बेसिकली बोर्ड क्या रिप्रेजेंट, एक तरह से ब्रांड को ही प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। तो वो ऊपर से आ रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली आ रहा है, तो वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को यूज होके ही आ रहा था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अभी इन तक मुझे गुड्स पहुंचाना है, मेरे रिटेलर तक गुड्स पहुंचाना है, तो मैं कैसे कैसे चैनल से पहुंचाऊं। सिमिलरली फिर इनकी इन्वॉइसिंग, मैं डायरेक्टली इन्वॉइसिंग किसको करूंगा, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को करूंगा। उसको बेसिकली मैं बिल इसको कर रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्टली सप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा जैसे तुम लोग जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो वहां पे ऑप्शन रहता है कि बिल किसको करना है और शिप कहाँ पर करना है, मतलब कि गुड्स पहुंचाना कहाँ पर है। तो मैं बिल तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर को करूंगा, इन्वॉइसिंग उसको करूंगा, लेकिन पहुंचाने वाला बोलेगा रिटेलर को पहुंचा दे दो, तो मैं पहुंचा के भी दे दूंगा। तो वो करना है। सिमिलरली अभी उसकी पेमेंट की रिकवरी, अब पेमेंट की रिकवरी करने के लिए यहाँ पे फाइनेंस वालों को भी जोड़ना पड़ेगा मुझे, कि हाँ भाई हमने सेल्स किया है, ठीक है, अब किससे कितना कितना पैसा लेना है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, हमने कितना सेल किया, कितने क्वांटिटी का सेल किया, कितने अमाउंट का सेल किया वो बताना पड़ेगा, और उससे कितना पैसा आ गया है, कौन से कस्टमर से कितना बकाया है, वो सब इन्फॉर्मेशन फाइनेंस वाले को बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर फाइनेंस वाले को नहीं पता रहेगा तो उसको बेसिकली हिसाब ही नहीं रहेगा कि कितना गुड्स जा रहे हैं कितने गुड्स आ रहे हैं। वो बेसिकली उसको तो कैश मैनेज करना है, तो इसलिए फाइनेंस वाले को लूप में लेना पड़ेगा। तो ये चीज कहाँ पे आती है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर में। और ये जो मार्केटिंग वाला पार्ट है, प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाला पार्ट है, ये सब एक्टिविटीज कहाँ पे आती है, मार्केटिंग मॉडल के अंदर में आती है। एक थोड़ा सा ब्रॉड ओवरव्यू मिला तुम लोग को? हाँ नहीं? बताइए भाई, बाकी लोग भी हाथ उठाओ, नहीं समझा समझा तो, नहीं समझा तो नीचे वाला उठाओ हाथ, थम्स डाउन।
एक बार बुक से रीड कर ले। ठीक है, चलो एक बार बुक से रीड कर ले। क्या लिखा? मार्केटिंग मॉड्यूल। मार्केटिंग मॉड्यूल, अभी देखो यहाँ पे देखो, चीजें थोड़ी सी उल्टी पुल्टी लिखी हो सकती है। मार्केटिंग मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर्स, इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला पार्ट देखो, ये जो है ना अपने अपने ये मार्केटिंग मॉड्यूल में अपने जो अभी समझा उसमें कवर हो जाएगा, कि मैं जब अपने गुड्स को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्रमोट करते टाइम में एक तो मैं फीडबैक ये भी रिकवर करूंगा मार्केट से कि हाँ जो मैं प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ वो गुड्स कस्टमर को कैसे लग रहे हैं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली डीलिंग कौन कर रहा है? डायरेक्टली कस्टमर के मेरा गुड्स लेके कौन जा रहा है? मार्केटिंग वाले जा रहे हैं, सेल्स वाले बस डायरेक्टली ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो डीलिंग्स है, जो कस्टमर से बातचीत वाला काम है, जो जैसे जो कस्टमर मेरे पास नहीं भी आ रहे उनसे बातचीत कौन करता है? मार्केटिंग वाले करते हैं कि हाँ हम आपका गुड्स लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे अभी समझो मैंने एग्जीबिशन लगाया, अभी वहाँ पे 100 लोग आएंगे लेकिन कस्टमर में माइंड भी मेरे 10 ही बनेंगे, तो मैं जो बाकी 90 लोग हैं उनका मुझे फीडबैक तो मिलेगा कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन इसमें ये परेशानी है, हमको इस टाइप से चाहिए, हमारी इस ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, अपनी प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, प्राइसिंग में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, वो फीडबैक कौन लेके आते हैं मेरे लिए? कस्टमर मार्केटिंग मॉड्यूल वाला। और देखो जैसे तुमको मैंने बताया कि एलिमिनेटिंग क्रेडिट रिस्क, वो पार्ट है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग मॉडल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज लिखा है, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर। ये जो चीज है ये भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन लोग ने यहाँ पे मार्केटिंग में लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पे अभी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन जो ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, अभी ऑर्डर कहाँ तक पहुंचे, ऑर्डर मतलब कि वो डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, प्लेसमेंट हुई कि नहीं हुई उसकी, वो सब कौन करता है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला करता है। मार्केटिंग का उसमें बहुत कम पार्ट होता है। मार्केटिंग वाले के थ्रू माइट भी आ सकते हैं कस्टमर्स, लेकिन ऑर्डर का जो फुलफिलमेंट है, प्लेसमेंट है, स्केड्यूलिंग है, जैसे समझो कि तुम लोग जब अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, तो वहां पे लिख के आता है ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ऑर्डर प्लेस होने के बाद में सिस्टम में बैकएंड में क्या चलता है कि भाई जो सप्लायर है उसके पास जाएगा कि हाँ भाई ऑर्डर पर अभी आपको इसको पैकिंग करके इसको स्केड्यूल करना है और निकालना है, डिस्पैच करना है। ठीक है, तो अभी जैसे तुम लोग अमेजोन एग्जाम्पल है मैकडी वाला, भाई तुम मैकडी में जब जाते हो तुम लोग ऑर्डर प्लेस करते हो तो वहाँ पे एक स्क्रीन लगी रहती है, वहाँ पे नंबर चलते रहते हैं कि भाई अभी किसका ऑर्डर बन रहा है, इसके बाद किसका ऑर्डर बनेगा, मतलब अभी किसका ऑर्डर बन के रेडी हो गया है, कौन सा टेबल पे अवेलेबल है। तो वो जो चीज है वो क्या है? स्केड्यूलिंग। ऑर्डर जैसे प्लेस होगा वो स्केड्यूल होगा कि भाई अभी किसी का ऑर्डर बन रहा है, पैसे समझो पहले किसी का ऑर्डर आया तो पहले उसका मैं बनाऊंगा, बाद में किसी का ऑर्डर आया तो उसका बाद में बनेगा। अब यहाँ पे मुझे प्लान करना पड़ेगा क्या किसका पहले बनाना है किसका बाद में बनाना है, किसी का माइंड पे अर्जेंट भी हो सकता है। तो ऑर्डर स्केड्यूलिंग वाला जो पार्ट है वो भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। फिर डिस्पैचिंग, ऑर्डर बन गया उसको भी डिस्पैच करना है, तो वो डिस्पैचिंग और इन्वॉइसिंग ये अपन ने समझा था। लेकिन यहाँ पे जो मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर्स कि किसके कस्टमर कौन से कस्टमर से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो मार्केटिंग वाला माइट भी थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो उसको मॉनिटर करता है, लेकिन जो मेजर चीज है वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखा? दिस मॉड्यूल हेल्प फॉर ट्रैकिंग इंक्वायरीज, ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग और इनवॉइसिंग। दिस मॉड्यूल इज क्लोजली इंटीग्रेटेड विद द ई कॉमर्स वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लाइन का मतलब क्या है? भाई तुम लोग जैसे कि समझो तुम लोग कोई भी सोशल मीडिया मतलब कि एक वेबसाइट यूज कर रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे एग्जांपल अमेजोन पे, अभी वहाँ पे जब तुम लोग ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग इंक्वायरी करते हो जब सर्च कर रहे हो कि हाँ भाई कौन से प्रोडक्ट्स तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है, क्या रेट में अवेलेबल है, वो एक तरह से इंक्वायरी हो गया। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है, लेकिन वहां पर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, कौन से प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, ठीक है, क्या रेट में डिस्प्ले करना है, उसके लिए कहीं ना कहीं तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले इन्वॉल्व होते होंगे कि हाँ भाई कौन से गुड्स को कितने प्राइस पे बेचना है। सिमिलरली जैसे तुम ऑर्डर प्लेस करते होगे तो उसको फुलफिल करने का काम, एक्सेप्ट करने का काम सिस्टम में तुम ऑर्डर प्लेस तो कर रहे हो, लेकिन ऑर्डर जा भी तो रहा हो ना किसी के पास में, तो बैकएंड में किसी ना किसी के पास तो जा रहा होगा, जैसे वेंडर के पास जा रहा है स्केड्यूल करने के लिए, अगर समझो अमेजोन खुद ही बेचता है तो उसके वेयर हाउस वाले के पास जाता होगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना है क्या वेबसाइट का? जब वेबसाइट में मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो क्या मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास या प्रोडक्शन प्लानिंग वाले के पास या फाइनेंस वाले के पास या एचआर वाले के पास किसी के पास भी हो जाएगा क्या? नहीं। गुड्स कौन बेच रहा है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले बेच रहे हैं, तो वो ऑर्डर किसके पास जाएगा? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले के पास जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी मॉड्यूल्स अपन ने देखे वो सब पार्ट है, मतलब कि बैकएंड में काम करते हैं, लेकिन फेस क्या होता है दुकान का? मेरा फेस क्या होता है? जो गले में बैठा है, जो सामने दुकानदार, मतलब कि जो मेरे को गुड्स दिखा रहा है, अंदर में कौन गुड्स निकाल रहा है, ठीक है, कैसे उसको स्टैकिंग कर रहा है, गुड्स कहाँ से आ रहे हैं, वो सब मुझे कैसे पता चलता है? क्या नहीं पता चलता। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो वेबसाइट से मैं किस क्या डीलिंग कर रहा हूँ? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वालों के साथ डायरेक्टली डीलिंग कर रहा हूँ। बैकएंड में क्या हो रहा है तुमको कुछ भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तुम बस यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और वहां पे ऑर्डर एक्सेप्ट हो रहा है।
तो ये ऑर्डर प्लेसमेंट और एक्सेप्टेंस का, शेड्यूलिंग का पार्ट, डिलीवरी वाला पार्ट, इनवॉइस देने का काम, पेमेंट रिसीव करने का, ये किसका है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वालों का है। लेकिन यहाँ पे अमेजोन के अंदर कौन काम करता है, ठीक है, कहाँ पर काम करता है, वो सब तुमको कुछ लेना देना है, कुछ तुमको दिखता है क्या? नहीं दिखता। कहाँ से गुड्स परचेज हो रहे हैं वो सब तुमको दिखता है क्या? नहीं दिखता। ठीक है, कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसका, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी, वो सब तुमको कहीं पे भी कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन डायरेक्टली सेल्स वाला पार्ट तुमको दिखता है। सेल्स वाली चीजों का तुम डायरेक्टली इंटरेक्शन उनके साथ करते हो, कस्टमर केयर में तुम बातचीत करते हो। ठीक है, कस्टमर केयर मार्केटिंग में भी आ सकता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फीडबैक वहां पे मार्केटिंग वाले भी अपना लेते हो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए। तो वो भी एक पार्ट, मतलब कि मेरे कस्टमर से डायरेक्टली डीलिंग कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर कोई भी वेबसाइट है जहाँ पे भी गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो वहां पे मेरा डायरेक्टली इंटीग्रेशन, डायरेक्टली डीलिंग किसका होता है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के साथ में। ठीक है, तो ये लाइन वो बोलना चाह रही थी। अभी आपके पूछी डाउट्स। हाँ जी, किसी को डाउट नहीं है? कहाँ गए बाकी लोग, ये क्यों जा रहे हैं? समझ गया। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे जो थोड़ी लाइनें लिखी हुई है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। कंसेप्ट को मत भूलना, असली में मार्केटिंग क्या होता है और असली में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। यहाँ पे देखो, बस एक मार्केटिंग में क्या लिखा था, क्रेडिट रिस्क को एलिमिनेट करना है मुझे। ठीक है, कि जो क्रेडिट रिस्क वाला तुमको समझाया कि कस्टमर को मैं गुड्स बेच रहा हूँ, तो अगर वो क्रेडिट में बेच रहा हूँ, तो अभी मुझे सोचना पड़ेगा ना पहले कि हाँ भाई ये उसको सर्विस कर सकता है कि नहीं, मेरा पेमेंट कितनी जल्दी आएगा। समझो अगर मैं 30 डेज की टर्म से बेच रहा हूँ तो 30 डेज के अंदर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि 30 का 60 दिन तो नहीं होगा। और कितना मैं उसको क्रेडिट पे दूंगा कि वो जल्दी से जल्दी दे सके, मेरा पैसा ब्लॉक तो नहीं होगा। तो ये जो रिस्क है मेरा, मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉकिंग वाला, ये मुझे उसको एलिमिनेट करना है। तो वो काम सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन जनरली करता है, लेकिन यहाँ मार्केटिंग में लिखी। ठीक है, दूसरा चीज क्या लिखा हुआ है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये अपन ने समझा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब क्या? कि कस्टमर से फीडबैक कलेक्ट करना। जैसे समझो तुम लोग ऑर्डर कोई प्लेस करते हो, तो वहां पे एंड में तुमसे रिव्यू मांगा जाता है कि अपने प्रोडक्ट को रिव्यू करो। अभी वो किसके पास जाएगा? वो मार्केटिंग वालों के पास जाएगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट का ये रिव्यू आया है। ठीक है, अब उसमें जो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा जो रिव्यू मिल रहा है, तो उसकी स्ट्रेटेजी माइट भी वो लोग ऐसा बना सकते हैं कि हाँ जिसका ज्यादा अच्छा रिव्यू उसको ज्यादा प्रमोट करेंगे ना गुड्स को। ठीक है, क्योंकि लोगों को पहले ये पसंद आ रहा है, तो उसको हम लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं, इसकी सेल्स बढ़ाने का ट्राई करते हैं। जिसका रिव्यू थोड़ा खराब है उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, तो अंदर में खुद वो लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इसकी ब्रांडिंग पैकेजिंग कुछ बदलने की जरूरत है, गुड्स का क्वालिटी कुछ बदलने की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ बदलने की जरूरत है। तो वहां जो फीडबैक है, फिर वो फीडबैक को एक्सेप्ट करेंगे। समझो प्रोसेस में कहीं इश्यूज आ रहा है, तो वहां पे वो हेल्प करेंगे। ठीक है, कि कहाँ पे उन लोग जो इशू आ रहा है उसको रिजोल्व कर सके। तो वो सब कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाने में, फीडबैक एक्सेप्टेंस में, वहां पे मार्केटिंग मॉडल काम करते हैं। और क्या लिखा था? कस्टमर ऑर्डर को मॉनिटरिंग और ट्रैक, कि अभी जो कस्टमर, मतलब कि जो कस्टमर से मेरे पास ऑर्डर आ रहा है, तो किससे कितना ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, ये सेल्स वालों के पास डेटा रहता है, लेकिन इसको एनालिसिस मार्केटिंग वाले भी करते हैं। जैसे तुमको मैंने जो एग्जांपल दिया था एरिया वाला, कि हाँ भाई मुझे किस एरिया में मार्केटिंग करना है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा जहां से मुझे ज्यादा ऑर्डर आएंगे। तो मुझे एक बार ट्रैक तो करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई कौन से एरिया से मुझे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, मॉनिटर करना पड़ेगा। और वो ऑर्डर अच्छे से फुलफिल हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। समझो मेरे पास दो एरिया है, ठीक है, दोनों एरिया से बरोबर सेल्स आ रही है। फर्स्ट टाइम मैंने गुड दो एरिया पे लॉन्च किया गुड्स, एक एरिया से बहुत अच्छी सेल आई, लेकिन दूसरे एरिया से रिटर्निंग मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे। तो यहाँ पे भी क्या कुछ इश्यू होगा, माइट भी कि भाई दोनों जगह हमने सेम टाइम पे लॉन्च किया, दोनों जगह की पॉपुलेशन डेमोग्राफी एकदम सेम है। ठीक है, लेकिन एक जगह से रिपीट कस्टमर आ रहे हैं, दूसरी जगह से रिपीट कस्टमर नहीं आ रहे, तो क्या इशू हो रहा है? तो वो मॉनिटरिंग जब तक नहीं करेंगे तो वो इशू को सुधार नहीं सकते, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा नहीं सकते। तो वो सब चीजें मार्केटिंग वाले फोकस करते हैं। सिमिलरली सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या, पूरा जो प्रोसेस फ्लो है कि भाई ऑर्डर का इंक्वायरी, ठीक है, कि भाई जो गुड्स बेचना है उसकी इंक्वायरी की वो अवेलेबल है कि नहीं है, वो स्पेसिफिकेशन जैसे कि हम कस्टमर आएगा मेरे पास, मेरे को इस स्पेसिफिकेशन का गुड चाहिए, आपके पास अवेलेबल है क्या। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा हाँ अवेलेबल है नहीं है, प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, वो सब चीजें। उसके बाद में ऑर्डर एक्सेप्टेंस। ठीक है, फिर टर्म्स डिसाइड कि भाई कब तक डिलीवरी चाहिए, क्या पेमेंट टर्म्स रहेंगे। ठीक है, पैकेजिंग का खर्चा किसकी तरफ रहेगा, लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक का खर्चा किसकी तरफ रहेगा। अभी मैं तो अपने कॉस्ट को शिफ्ट करने का ट्राई करूंगा ना, कि हाँ भाई जो पैकेजिंग करवाना है वो स्पेशल स्पेशल पैकेजिंग नहीं करा के देंगे, हम नॉर्मल पैकेजिंग करा के देंगे। ठीक है, उसका भी खर्चा तुम्हारी तरफ डाल देते हैं। गुड्स हमारी दुकान तक बस मिलेंगे, आगे से अगर आपको आपके घर पहुंच सर्विस देना है तो उसका चार्जेस अलग अलग लगेंगे। ठीक है, तो वो कॉस्ट भी मैं रिकवरी कर लूँ। तो ये सब चीजें, ये सब टर्म्स का डिस्कशन, ये सब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला करता है। फिर ऑर्डर शेड्यूलिंग, कि मतलब कि ऑर्डर आया तो उनका बनना। ठीक है, किस कौन सा गुड्स को पहले फुलफिल करना है। अभी मेरे पास तो कंटिन्यूअसली ऑर्डर आते रहेंगे, लेकिन ऑर्डर को पैकेजिंग करना, डिस्पैच करना, उसके लिए तो लोग लिमिटेड रहेंगे। ठीक है, मैं ऑर्डर के बेसिस पे जो सेल्स का ट्रेंड है मेरा, उसके बेसिस पे लोगों को रखूंगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई कि मैं 100 लोगों को रखूंगा बस पैकेजिंग करने के लिए, लिमिटेड लोग रहेंगे, 2 लोग 4 लोग 10 लोग, कि हाँ भाई गुड्स को जैसे जैसे ऑर्डर आते जाए हम सीक्वेंस में निकालते जाए। तो यहाँ पे
मुझे ऑर्डर को शेड्यूल करना पड़ेगा, एक एक करके मैं ऑर्डर को निकालूंगा। ठीक है, फिर ऑर्डर शेड्यूल हो गया, शेड्यूल हो गया क्या डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे, फिर गुड्स डिस्पैच हो गए, फिर उसका इन्वॉइसिंग करना पड़ेगा, गुड्स पहुंच गए तो सही तरीके से पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, फिर इन्वॉइस करके पेमेंट रिकवरी करना पड़ेगा। तो ये सब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का पार्ट है। और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन तुमको समझाया कि कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो मैं जब मैं उसका डीलिंग कर रहा हूँ, वेबसाइट का डीलिंग कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर की इंक्वायरी, कौन से गुड्स अवेलेबल है, ठीक है, ऑर्डर प्लेसमेंट, ये सब चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, एक ई कॉमर्स वेबसाइट से कर रहा हूँ। बैक एंड में जो फंक्शन होते हैं, क्या मुझे वो दिखते हैं, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्या मुझे उसको पता चलता है कि मुझे नहीं पता चलता, कस्टमर को वो सब इन्फॉर्मेशन रहती है क्या, नहीं रहती ना, उनके लोगों से कोई लिंकेज रहता है। तो इसलिए कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट का डायरेक्टली इंटीग्रेशन, डायरेक्टली लिंकेज किसके साथ रहता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के साथ में रहता है। ठीक है, जैसे समझो कि मेरी एक विंडो, जैसे अभी तुम रेलवे टिकट लेने गए, तो बैकेंड में अंदर में क्या काम हो रहा है तुमको पता है क्या, नहीं, बस तुमको काउंटर दिखेगा, काउंटर से तुम्हारी डीलिंग है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, मेरा काउंटर है, वहां पे मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, वो मेरा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ठीक है, तो ये दो और मॉड्यूल अपन ने समझा, मार्केटिंग और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लास्ट मॉड्यूल कौन सी बचती है, लास्ट मॉड्यूल है क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। देखो नाम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, नाम आधी इन्फॉर्मेशन नाम ही बताते हैं मेरा। जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल, तो मेरा नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इन्वेंट्री को मैं कैसे कंट्रोल, इन्वेंट्री मेरा एक तरह से क्या है, मेरा पैसा फंसता है इन्वेंट्री के अंदर में। अभी मैं गुड्स बनाते जा रहा हूँ लेकिन मेरी सेल्स नहीं हो रही, तो मेरा पैसा फंस गया। समझो मैं रॉ मटेरियल परचेस करते जा रहा हूँ लेकिन मैं प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, तो मेरा वो रॉ मटेरियल में पैसा फंस गया, उसका वो डिटोरेशन हो सकता है। तो इन्वेंट्री को मुझे मिनिमम से मिनिमम रखना है, सो दैट कि मेरी ऑपरेशन रुके भी ना और स्मूथली मेरा चलते रहे। तो इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल इसलिए होना। प्रोडक्शन प्लानिंग, नाम क्या बता रहा है कि हमें को प्रोडक्शन को प्लान करना है कि इफिशिएंटली मैं प्लान करूँ, कभी भी मेरा ऑपरेशंस रुके ना किसी भी चीज की वजह से, तो मैं कैसे प्लानिंग करूँ, वो प्रोडक्शन प्लानिंग। वैसे सिमिलरली अभी अपन देख रहे क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल, कि भाई मैं अपने जो गुड्स में बेच रहा हूँ एक समांतर क्वालिटी मेंटेन करके रख सकूं। ऐसा नहीं कि कभी गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, नेक्स्ट टाइम कोई कस्टमर आ रहा है वापस से क्वालिटी एकदम खराब हो गई। तो एक मतलब इक्विटेबल क्वालिटी में मेंटेन करके रख सकूं, मेरे जो प्रोडक्ट्स है सभी सिमिलर मिले। जैसे अभी तुम लोग मैकडी जाते हो, जनरली क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया तुम कहीं पे भी जाओ तुमको टेस्ट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। कभी कोई आउटलेट एकदम खराब हो निकला तो तुम्हारे वो गुड्स की क्वालिटी बिगड़ सकती है, नहीं तो क्या होता है कि ऑलमोस्ट टेस्ट तुम्हारा सेम रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी मेजर्स कुछ लगाए होंगे कि क्वालिटी एकदम मेंटेन रहे, कि हाँ इस आउटलेट में समझो दो सिटी के दो अलग अलग आउटलेट्स है, दोनों जगह पे एकदम ऑलमोस्ट सेम गुड्स तुमको अवेलेबल मिले, टेस्ट एकदम सेम मिले। तो उसके लिए कुछ ना क्वालिटी को मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या एक्टिविटीज होती है वो अपन सीखेंगे, अभी वो समझेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे पहले मॉड्यूल में रीड कर लेते हैं क्या लिखा है, उसके मैं समझाऊंगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। दिस मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे तुमको पता है क्वालिटी मैनेज करने के काम आता है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट में होता क्या है, दिस क्वालिटी मैनेजमेंट फुलफिल्स द फॉलोइंग फंक्शन, तीन चीजें, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल। क्या बोला, तीन चीजें, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल। अभी तीनों चीज का मतलब क्या अपन समझते हैं, तीनों अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं। क्या चीज की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, क्वालिटी प्लानिंग, तो उनका सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल। इनका मतलब क्या फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं। क्वालिटी प्लानिंग, अभी मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करने का हूँ, क्वालिटी प्लानिंग मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा स्टेज है, प्रोडक्शन इज येट टू स्टार्ट। मैं डिफाइन करूंगा कि मेरे प्रोडक्ट में कैसी क्वालिटी होना चाहिए, क्या उसके फीचर्स होना चाहिए। कि मतलब कि जैसे समझो कोई प्रोडक्ट में बना रहा, समझो कोई फूड प्रोडक्ट है, तो उसमें सॉल्ट का कंटेंट इतना होना चाहिए। ठीक है, जो कोई केमिकल्स यूज हो रहे हैं तो केमिकल इस परसेंटेज के अंदर में यूज होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी कोई भी पर्टिकुलर चीज में उसके अंदर यूज कर रहा हो तो उसका कैसा टेक्सचर होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, कैसा टेस्ट होना चाहिए, वो सब चीजें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिसाइड करूंगा, डिफाइन करूंगा, प्लान करूंगा कि हमें जो गुड्स बनने वाला है वो कैसा उसका रंग रूप रहेगा, कैसा वो उसकी क्वालिटी रहने वाली है, ये सब मैं प्लान करूंगा। अभी प्लानिंग के अंदर और क्या चीज हो सकती है, ये सब चीजों को करने के लिए, डिफाइन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि मेरी जो मशीन है वो प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए, क्योंकि अगर मशीन सही तरीके से काम नहीं करेगी तो जो उसका आउटपुट है वो भी सही तरीके से नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल उसके लिए परफेक्ट होना चाहिए। अभी समझो कोई मैं फूड प्रोडक्ट ही बना रहा हूँ लेकिन अगर मेरा रॉ मटेरियल खराब है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो क्या मेरा आउटपुट अच्छा मिलेगा, क्या मेरा जो फूड एंड प्रोडक्ट बन के मिलेगा मुझे क्या अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, नहीं, उसका जो टेक्सचर है, जो चीजें है, सब टेस्ट है, सब बिगड़ जाएगा। तो एक रॉ मटेरियल का मेरा क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए।
सिमिलरली जो बना रहा है एम्प्लॉइज, क्या उन वो लोग केपेबल है कि नहीं, वो लोग, उनको बनाना आता है कि नहीं आता है, ट्रेनिंग उनकी बरोबर हुई है, हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें मैं प्लान करूंगा कि हाँ भाई, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। अभी जैसे तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, रॉ मटेरियल वाला। तो अभी जैसे समझो, अभी मेरी कंपनी है, ठीक है। अभी वो कोई पर्टिकुलर वेंडर से रॉ मटेरियल सोर्स करती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने पैरामीटर्स बता देते हैं कि हमको इस तरीके से गुड्स चाहिए। और सामने वाला जो वेंडर है, उसकी फैक्ट्री में जाएंगे, विजिट करेंगे, और चेक करेंगे कि हमने जैसे बोला था उसी तरीके से वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है। उसके अंदर की मशीन, जो मशीन वो यूज कर रहा है, वो क्या वो अच्छी क्वालिटी की यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो उसकी टर्म, जो आगे उसका इन्वायरमेंट है, वो बरोबर है कि नहीं है। अगर उसका ही मशीन खराब रहेगी, उसका इन्वायरमेंट खराब रहेगा, उसके लोग अगर केपेबल नहीं है, तो वो जो हमको गुड्स देगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं देगा। जो रॉ मटेरियल हमको देगा वो सही तरीके से नहीं देगा। तो हम इंस्पेक्शन, जो वहां पे जाके हम देखेंगे कि सही चीजें सब सही तरीके से मेरा रॉ मटेरियल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तभी मैं वहां पे एक्सेप्ट करूंगा। सिमिलरली अपनी मशीन्स की मैं चेकिंग करते रहूंगा कि मशीन प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है कि नहीं, और एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग चलती रहेगी। तो प्रोडक्शन चालू होने के पहले मैं क्वालिटी डिफाइन करूंगा कि मुझे किस तरह से क्वालिटी होनी चाहिए, और वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, वो मैं प्लान करूंगा। ठीक है, तो क्वालिटी इंस्पेक्शन, इसमें तो मेरा प्रोडक्शन चालू हो गया है। अभी जैसे तुमको मैंने बताया, प्रोडक्शन करते टाइम मुझे मल्टीपल प्रोसेसेस फॉलो करना पड़ता है। एक प्रोडक्ट बनने के लिए वो मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरता है। जैसे अपन एग्जांपल तुमको याद होगा, तो एक मशीन से गुड्स जा रहे हैं, दूसरी मशीन से फिर निकल रहे हैं, दूसरी मशीन का वो इनपुट बन जाता है। तो अगर मैं जो प्रोडक्शन करते करते ही मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में अगर मैं चेक्स लगा दूं, इंस्पेक्शन चेक्स, एग्जांपल के तौर पे, जैसे समझो कि मेरी ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है, ये मशीन 3 है। तो मशीन 1 से जो गुड्स बाहर निकलेंगे मशीन 2 के अंदर जाएंगे। तो मशीन 2 के अंदर जाने के पहले ही मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन करूंगा, इसको इंस्पेक्ट करूंगा कि ये प्रॉपर तरीके के बने कि नहीं, जो मुझे क्वालिटी चाहिए थी, ये जो सेमी फिनिश गुड्स है, क्या वो सही क्वालिटी के है कि नहीं। अगर सही क्वालिटी के रहेंगे तभी मैं उनको इसमें डालूंगा। नहीं तो जो डिफेक्टिव पीस है उनको मैं वापस कैसे रिसाइकल कर सकता हूँ, क्या उसको रिप्रोसेस कर सकता हूँ, वो रिप्रोसेस करने लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर खराब चीज मशीन 2 के अंदर जाएगी, फिर मशीन 3 के अंदर जाएगी, तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, कॉस्ट भी वेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपना जो टाइम है, कॉस्ट से बचाना चाह रहा हूँ। बस मुझे यहाँ पे क्या करा, मैंने प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन किया। क्वालिटी इंस्पेक्शन वाला जो मॉड्यूल है, वो क्या बताता है कि मैं कैसे गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल जो मेरे है, जो मतलब सेमी फिनिश गुड्स है, उनको मैं कैसे इंस्पेक्ट करूँ, सो दैट कि आगे मेरा टाइम और कॉस्ट वेस्ट ना हो। समझा ये चीज। और अगर इंस्पेक्शन के तो उसमें कोई समझो कि आ, खराब निकला चीज है, जैसे समझो कि अगर 100 यूनिट्स बनाया मैंने, M1 से 100 यूनिट्स निकले, उसमें से समझो कि 2 यूनिट्स खराब है। तो ठीक है, चलो अभी 100% 2% डिफेक्टिव पीस निकले। समझो यहाँ पे अगर मेरा 10% डिफेक्टिव रेट निकल रहा है, अभी 100 में 10 यूनिट खराब निकल गए, तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना भाई, इतना ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। 100 में 10 चीज खराब बन के निकल रही है, तो मशीन वाले में कुछ खराब है। तो क्वालिटी प्लानिंग वालों से बातचीत होगी, भाई यहाँ पे इसको कुछ रिव्यू करो, चेक करो कि यहाँ पे इतना खराब क्यों है। लेकिन अगर मैं समझ सेम चीज यहाँ पे M3 के बाद चेक करता, तो क्या मुझे पता चल पाता क्या कि प्रॉब्लम कहाँ पर है मेरी। मेरा नुकसान तो हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, और मुझे यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा कि भाई मेरे कौन सी प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन था, वो मुझे हेल्प कर रहा है कि हाँ भाई मैं जो मेरा डायरेक्टली जो प्रॉब्लम है, जो डिसीज है, उसका वाला भी इलाज कर सकूं। तो यहाँ पे मेरा क्वालिटी इंस्पेक्शन काम। ठीक है, तो क्वालिटी इंस्पेक्शन हो गया। अभी अगर मैं क्वालिटी इंस्पेक्शन करते रहूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो फिनिश गुड्स है, जो फाइनल गुड्स है, वो मैक्सिमम उसमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे। उसमें डिफेक्टिव, मेरा डिफेक्शन कम हो जाएगा, मेरा डिफेक्टिव गुड्स उसमें कम हो जाएंगे, लेस हो गए। लेकिन अगर समझो इंस्पेक्शन में यहाँ पे करते नहीं रहूंगा, और अगर प्रॉब्लम है तो मेरा डिफेक्टिव गुड्स ज्यादा निकलेंगे। तो अगर मैं प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, तो मेरा फाइनल गुड्स का डिफेक्टिव गुड्स कम बन रहे हैं। ठीक है, मेरा यहाँ पे जो टाइम और कॉस्ट है वो बचेगा। अब ये हो गया क्वालिटी इंस्पेक्शन। अब क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या, क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या, कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, प्रोडक्शन कंप्लीटेड, और गुड्स रेडी फॉर डिस्पैच, कस्टमर को भेजना है। तो अभी कस्टमर को भेजने के पहले, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कस्टमर को भेज दिया गुड्स, अगर गुड्स खराब निकले, तो यहाँ पे तो मेरा ब्रांड का लॉस है, मेरी ब्रांड इमेज खराब होगी। ठीक है, ऊपर से मेरा कस्टमर आईडी वो वापस रिटर्न कभी आए ना।
और 10 लोगों का अलग अलग जाके बोलेगा कि भाई इसका प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने ये लिया था, रिव्यूज खराब देगा। तो मैं क्या चाहूंगा कि भाई कस्टमर के पास पहुंचने के पहले मतलब उसका डिफेक्टिव गुड्स पहुंचे ही ना। तो गुड्स डिस्पैच होने के पहले प्रोडक्शन हो गया मेरा कंप्लीट, ये सब प्रोसेस हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि हाँ भाई ये सब इंस्पेक्शन होने के बाद भी कोई ना कोई गुड्स मतलब 100 में फिर एक गुड्स ऐसा निकलेगी जो खराब निकले। तो वो एक गुड्स भी मेरा जाए ना बाहर, वो मैं कंट्रोल करना चाहूंगा कि भाई मेरा जो फाइनल गुड्स कस्टमर के पास जो पहुंच रहा है अंदर में कुछ भी हो उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा कुछ नाम खराब नहीं होगा, मेरा सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन सब जैसे ही समझिए ऐसे गुड्स मेरी फैक्ट्री से बाहर निकले, मेरे वेयर हाउस से बाहर निकले, कस्टमर के पास पहुंच गए, और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे ब्रांड को इफेक्ट आएगा, मेरे प्रोडक्ट को इफेक्ट आएगा, मेरी सेल्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इसलिए एंड में फाइनल स्टेज में मैं क्या करूँगा, क्वालिटी कंट्रोल ट्रैक करने का ट्राई करूंगा कि एक फाइनल चेक कि हाँ हम लोग के जो पैरामीटर्स हमने सेट किए थे वो पैरामीटर्स को ये प्रोडक्ट फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल वाला पार्ट है ये एंड है कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन हो गया, डिस्पैच करने के पहले मैं फाइनल चेक करूंगा कि मेरे जो गुड्स है वो सही तरीके से बने हैं कि नहीं, जो हम लोग के पैरामीटर्स है उसके हिसाब से बने हैं कि नहीं। तो इसलिए 3 लेवल्स में यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग होनी है। फर्स्ट मैंने क्या किया, रूल सेट कर दिया कि हाँ भाई मेरे को किस तरह से क्वालिटी चाहिए मेरे प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से प्रोडक्शन हो। तो उसके लिए मल्टीपल चीजें देखा, जैसे मशीन फंक्शनिंग हो गया, रॉ मटेरियल हो गया कि भाई रॉ मटेरियल मेरा सही तरीके से बन के आ रहा है कि नहीं, उसकी क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं, एम्प्लॉइज मतलब कि वो केपेबल है कि नहीं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर वो केपेबल नहीं है तो प्रोडक्शन वो अच्छे से कर सकते ही नहीं है। बाकी सब चीज अच्छी होगी, टॉप क्लास होगी, लेकिन उनको का बनाना ही नहीं आता तो खराब बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वो प्लानिंग करके वो सब चीजें सुधार दिया। इंस्पेक्शन मतलब क्या, मिडल मिडल में मैं चेक करते रहूंगा कि भाई मेरा कहीं पे बीच में तो कोई परेशानी नहीं आ रही, बीच में तो कोई क्वालिटी डिटोरेट तो नहीं हो रही है, सो दैट कि मैं मेरा टाइम और कॉस्ट बचा सकूं। ठीक है, फाइनल में मेरे जैसे समझो कि मैं अगर बीच में इंस्पेक्शन कम कर दूं, तो अब मुझे पता कब चलेगा, जब आखिरी में फिनिश गुड बन जाएंगे उसके बाद मुझे पता चलेगा हाँ भाई की प्रॉब्लम कोई गुड्स मेरे खराब है। तो मैं पहले ही मुझे पता चल जाए, मैं उसका मतलब कि प्रोएक्टिव बन के यहाँ पे उसको ठीक कर सकूं, उसके लिए यहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्शन। और फाइनल यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या, कि मेरे कस्टमर के गुड्स पहुंचने के पहले मैं एक बार फाइनल चेक कर लूंगा कि हाँ भाई सब ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर कस्टमर के खराब गुड्स पहुंचेंगे तो मेरे ब्रांड के ऊपर इफेक्ट आएगी, मेरे प्रोडक्ट जो इमेज है, मेरे ब्रांड इमेज है, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इसलिए वहां पे आएगा क्वालिटी कंट्रोल। तो इसे 3 लेवल्स पे इसके रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है वो क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल के थ्रू होती है। समझा नहीं समझा, कुछ आया दिमाग में? हाँ जी। ठीक है, सारी मॉड्यूल्स, किसी को भी और मॉड्यूल में डाउट है तो अपन ने देखो अभी टोटल पूरी मॉड्यूल पढ़ ली। सबसे पहले कौन सी थी, फाइनेंशियल मॉड्यूल, जो मेरे फाइनेंस अकाउंट्स इन्वेस्टमेंट्स डेटर्स क्रेडिटर्स उन सबको मॉनिटर करती थी। फिर अपन ने क्या देखा था, मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल। मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में मैं क्या देखता था कि मैन्युफैक्चरिंग सही तरीके से हो रही कि नहीं, उसको प्लान आउट करना। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा था, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। प्रोडक्शन करने के पहले मुझे मल्टीपल चीजें सॉर्ट आउट करना पड़ता है, जो मेरे रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब मुझे मॉनिटर करना पड़ता है। तो वो सब मैं क्वालिटी प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर करता था। फिर एचआर मॉड्यूल में क्या होता था, जितने भी लोग मेरे कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, ठीक है, उन सबका पूरा डिटेल्स मैनेजमेंट, उनका सैलरी का पेमेंट, उनकी अटेंडेंस का पेमेंट, उनकी बेसिक डिटेल्स का इन्फॉर्मेशन, सब चीजें मेंटेनेंस कौन करता था, एचआर मॉड्यूल। फिर अपन ने कौन सा देखा था, फिर अपन ने देखा था, कौन सा देखा था भूल गया, कौन सा देखा था, परचेजिंग नहीं, इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल। इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल में क्या था कि फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, इन तीनों चीजों का मुझे इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना है, सो दैट कि जब भी रिक्वायरमेंट हो मेरे पास गुड्स अवेलेबल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि भाई जरूरत से ज्यादा अवेलेबल। तो यहाँ पे मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सा गुड्स रखा है, कितनी क्वांटिटी में रखा है, वो सब मॉनिटर करना पड़ेगा। पास्ट उनके यूजेस का ट्रेंड देखना पड़ेगा, सो दैट कि मैं उसके बेसिस पे वापस से ऑर्डर प्लेस कर सकूँ उन गुड्स का। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल। फिर अपन ने देखा था परचेसिंग मॉड्यूल, कि मैं अपने वेंडर्स को कैसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कैसे चूज करता हूँ, उनकी डिटेल्स को मैनेज करता हूँ, कैसे उनको ऑर्डर प्लेस करता हूँ, वो सब अपन ने परचेसिंग मॉड्यूल के अंदर देखा था। ठीक है, और परचेसिंग मॉड्यूल किन किन लोगों से जुड़ा रहता है, अपन ने देखा था प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल से जुड़ा रहता है, इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल से, और फाइनेंस वालों से, 3 लोगों से, 3 मॉड्यूल से उसका ज्यादा इंटरेक्शन होता है। फिर अपन ने आज देखा मार्केटिंग मॉड्यूल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। मार्केटिंग मॉड्यूल क्या, एडवर्टीजमेंट उनका बेसिक हो गया, सेल्स एंड प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ब्रांडिंग करना, ठीक है, पैकेजिंग, लेबलिंग, क्रेडिट रिस्क चेक करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना, ये सब मार्केटिंग मॉड्यूल के अंदर होता है। सिमिलरली सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ऑर्डर को कैसे मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ, ठीक है, ऑर्डर एक्सेप्टेंस, इंक्वायरी, डिस्पैचिंग, स्केड्यूलिंग, इनवॉइसिंग, ये सब चीजें अपन ने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था। और ये भी देखा था कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल ई कॉमर्स जो मेरी वेबसाइट है उससे एकदम क्लोजली कनेक्टेड रहती है, डायरेक्टली डीलिंग मेरी वहां से होती है। फिर लास्ट में अपन ने देखा क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। तो क्वालिटी मैनेजमेंट नाम बता रहा है
मेरे को अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की क्वालिटी मेंटेन करके रखना है, तो मैं कैसे करूँ? ठीक है, तो तीन चीज अलग अलग चीजों, तीन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करके मैं कर सकता हूँ। क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल। तीनों अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में काम करती है। प्रोडक्शन चालू होने के पहले क्वालिटी प्लानिंग, प्रोडक्शन चलते चलते में क्वालिटी इंस्पेक्शन, और प्रोडक्शन होने के बाद में क्वालिटी कंट्रोल डिस्पैच के पहले। तो वहां पे मैं कैसे कैसे चीजें कर रहा हूँ, कैसे क्या मेरी मतलब एक्टिविटीज है, वो अपन ने अभी अभी समझा।